नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम हाजिर हैं आपके सामने बात करने के लिए स्मॉल और जो मिड कैप के शेयर हैं उनके ऊपर। बाज़ार में बड़े जो शेयर हैं लार्ज कैप वाले, उनमें तो सब निवेश करते हैं, लेकिन छोटे और जो मझोले वाले हैं ना, बीच वाले और जो उससे छोटे वाले हैं, उनका आजकल जो है दमखम देखने को मिल रहा है। तेज़ी बढ़ी हुई है और लोग इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होते हैं, जहाँ पैसा बनता है वहाँ भाग जाते हैं। तो चल क्या रहा है? क्या ये टिकाऊ है? क्या ये बड़ों वालों पे भारी पड़ रहे हैं? क्या आप लोग उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? इन सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा समझेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप सर। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस सर, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा था लोगों को कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप, ये जो दो है ना, इनमें लोग अब ज़्यादा रुझान दे रहे हैं। लार्ज कैप में तो लोगों का लगा ही होता है, उसमें मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं, लेकिन इसमें इंट्राडे के तौर पे घुसते हैं, पैसे कमाए और भग जाते हैं। क्या ऐसा सा सीन है? क्या चल क्या रहा है? क्या कह सकते हैं कि कैसा इनका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है? कैसे इनके हिसाब से तेज़ी बनी हुई है? तो क्या आप देख रहे हैं? जैसे आप कह भी रहे हैं कि दमखम है इनमें, और दमखम आज नहीं, मतलब आज हम जब सोमवार की बात कर रहे हैं तो बाजार में गिरावट है, मतलब सेंसेक्स निफ्टी नीचे है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही मजबूत हैं। जहां आप देख रहे हैं कि आधा परसेंट गिरे हुए हैं सेंसेक्स निफ्टी, और 1/4% आपको बैंक निफ्टी नीचे नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए गजब की तेजी है, 0.25% के गेंस यहाँ देखने को मिले। और ये आज नहीं है, पिछले 7 दिन से लगातार है। 4 दिन से निफ्टी भी चला आप कहेंगे, लेकिन 4 दिन की तेजी थम गई, आज रुक गई, वो थम गया मामला। अब जो भी खबर आई हुई है उसके बीच में नहीं जा रहा, लेकिन आप देखिए कि इनकी जो आउट परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई। जब दिग्गज गिर रहे हैं तो छोटे मजोलों पे फोकस ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी तेज़ी और भी ज़्यादा होगी। और पिछले 7 दिन में अगर आप देखेंगे जो इनकी तेज़ी है वो तब देखने को मिली है जब एक तरफा तेज़ी हमने बाजार में नहीं देखी है सेंसेक्स निफ्टी में। और पिछले अगर आप 7 दिन की बात करेंगे तो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स देखिए तो 1800 अंक और 2600 अंक के आसपास आप बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तेज़ी दिखा चुका है। दोनों इंडेक्सेस को आप मिला लीजिए, इनका मार्केट कैप मिला लीजिए, 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा इन दोनों इंडेक्स के मार्केट कैप में हमने बनता हुआ दिखा। आप मिड कैप इंडेक्स देखिए तो करीब 2.5 लाख करोड़, और स्मॉल कैप इंडेक्स की जो तेज़ी है वो ज़्यादा है, और वहाँ पे 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा है। तो नेट मिला के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो बीएसई के हैं उनको ही अगर आप जोड़ लें 2 दिन में, तो 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा केवल इसी वजह से आया है। जो हम हर दिन बोलते हैं ना कि मार्केट तेज हो गया, 4 लाख करोड़ ऐड हो गया, मार्केट गिर गया जी, 6 लाख करोड़ रुपए लोगों के साफ हो गए। तो पिछले 7 दिन में मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बना दिए आपके 6 लाख करोड़ रुपए, इनका कंट्रीब्यूशन ही ज़्यादा है। अब तेजी देखिए, मोमेंटम देखिए कितना स्ट्रांग है। कारण क्या है? क्यों ये तेज़ी के पीछे कोई स्पेसिफिक कारण इसमें 3-4 कारण है, और बेसिकली तो कारण है कि कुछ खास तौर पर देखा जाए ना, चुनिंदा स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पे रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एक कारण ये है कि इनके वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए थे, रीजनेबल हो गए थे, क्योंकि Q4 FY25 यानी कि जनवरी से दिसंबर का मार्च का जो फेज था उसमें बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उसमें इन्होंने किया था अंडर परफॉर्म मतलब बाजार से ज़्यादा गिरते हुए दिखे थे। बाजार भी गिरा था, निफ्टी सेंसेक्स भी गिरे थे, छोटे मझोले शेयरों में हमने ज़्यादा गिरावट बनती हुई देखी। और यही जो गिरावट थी, इसके टाइम पर जो गिरावट होने के बाद इनके वैल्यूएशन थे वो वैल्यूएशन हो गए रीजनेबल, ठीक ठाक हो गए। अब दिसंबर से मार्च के दौरान, दिसंबर में जो हाई बना था वहाँ से मार्च तक की जो गिरावट है, मिड कैप इंडेक्स में 22% थी, स्मॉल कैप इंडेक्स में 28% थी। तो 22% 28% की गिरावट के बाद इनके जो वैल्यूएशन, ये हायर लेवल से थे, ऊंचे बेस से कैलकुलेशन होता है ये जी। मतलब अगर 100 वाला 120 हुआ तो 20% चलता है, तो जब 120 वाला गिरेगा तो 120 से कैलकुलेट होगा वो कि कितना परसेंट। हाँ, नीचे। तो वो हिसाब से देखा जाए तो हायर लेवल से करेक्शन के बाद इनके वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए थे। अभी भी देखिए, मैं अभी भी इनके वैल्यूएशन देख रहा था कि जो 7 दिन की तेजी हो चुकी है, उसके बाद आप देखिए बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का जो पीई है, मौजूदा पीई है, वो 32 के नीचे आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स का पीई आपको 36 के नीचे नजर आएगा। अब इनका मीडियन पी देखिए, मीडियन से आप, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एवरेज मान के चलिए, तो 32 गुना स्मॉल कैप पे अगर आपको दिख रहा है तो 32.8 टाइम्स इसका मीडियन पी है, यानी कि मीडियन पी के आसपास ही है, कुछ ज़्यादा उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे ही आपको नजर आएगा। और बीएसई मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 34.9 टाइम्स का मीडियन है, तो ये 35.7 पर है। तो अपने मीडियन यानी कि मिड मार्क जो है, हाई तो आप छोड़ दीजिए, जो मिड वाला मार्क है, जो बीच वाला एवरेज वाला टाइप है,
उसके आसपास इसके जो वैल्यूएशन है वो अभी भी ट्रेड कर रहे हैं पिछले 7 दिन की तेजी के बावजूद। तो वैल्यूएशंस आज से 7 दिन पहले या फिर मार्च के एंड में तो बहुत ही अच्छे थे। अब जो लोअर लेवल से मार्च के बाद रिकवरी होगी या पिछले 7 दिन में तेजी आ गई, उसके बावजूद भी आप देखिए वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं जी, ठीक ठाक हैं। मैं नहीं कह रहा सस्ते हैं, लेकिन महंगे भी नहीं हैं। तो इनमें जो पोटेंशियल है अपसाइड का वो लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। जी सर, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो लोगों को ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर रहे हैं आजकल लोग, करते इसलिए भी ज़्यादा हैं और इसमें छोटा टिकट साइज भी होता है कई सारे स्टॉक्स में, और लोगों को ज़्यादा लुभाते भी हैं क्योंकि जिनको बैगर स्टॉक चाहिए होते हैं ना, बैगर नहीं कह रहा हूँ, बैगर कह रहा हूँ बिल्कुल, मतलब मल्टी बैगर जिनको चाहिए, मल्टी बैगर जिनको चाहिए होते हैं। तो स्मॉल कैप मिड कैप भी मल्टी बैगर बनेगा, अब लार्ज कैप तो बन नहीं सर रहा। जी कोई exactly. रिलायंस इंडस्ट्रीज 20-21 लाख करोड़ वाली मार्केट कैप वाला 42 लाख करोड़ तो होनी रही, हो जाएगी एक दिन, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में पोटेंशियल होता है। जब आप 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, 100 करोड़ से 200 करोड़ करना बहुत आसान है। जब आप 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, इसीलिए किसी HDFC बैंक को चलाना है, कह रहे हैं कि 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उसे 1% चलाना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है। कोई छोटा 500-600 या 1000 करोड़ वाला, 10,000 करोड़ वाला अगर मार्केट कैप वाला कोई स्टॉक है या बैंक है, उसको मूव कराना बहुत आसान है। तो इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। वो बड़े हाथी हैं, स्लो मूव ही रहेगा, ये छोटे दौड़ते हैं हैं, अभी ये बहुत, कूदते हैं, ये दौड़ रहे ये हैं हिरन और- है, वो कूद के जाते हैं। तो सर इनके टेक्निकल और फंडामेंटल्स पर भी थोड़ा अब जानकारी डिबेट दीजिए। यही हो रहा है कि क्या ये जो तेज़ी है इनकी, क्या ये टेक्निकल बेसिस पर है, यानी कि केवल कुछ लेवल्स हैं जो कि इनको ड्राइव कर रहे हैं और इससे पीछे दमखम नहीं है, कोई फंडामेंटल्स नहीं ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं ये केवल टेक्निकल वजह से तेज़ी नहीं हो रही, इसमें फंडामेंटल्स भी हैं और इनफैक्ट फंडामेंटल्स में जो सुधार हो रहा है वहीं से मिड कैप स्मॉल कैप की जो रिकवरी है वो ड्राइव होती हुई नजर आ रही है। क्यों हो रहा है ये, ऐसे क्या कौन से फंडामेंटल्स हैं जो कि बदलते हुए दिख रहे हैं? GST कलेक्शन आप देखिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर है आपके देश के अंदर क्या कारोबार हो रहा है, GST कलेक्शन से पता चल जाएगा आपको। एग्जैक्टली, तो GST कलेक्शन में अगर बढ़ोतरी हो रही है, दैट मीन्स बिजनेस तो पिकअप हो रहा है। बिजनेस पिकअप हो रहा है तो छोटे मुझोले स्टॉक्स उसमें ज़्यादा फोकस रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट आता है। मैं आगे बताता हूँ आपको, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, लार्ज कैप्स क्यों नहीं। वो इसलिए पहले ये देखिए कि एक तो GST कलेक्शन और दूसरा जो क्रेडिट ग्रोथ है बैंकों की, वो डबल डिजिट में है, 10% से ज़्यादा है जी। तो अगर बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ज़्यादा लोन ले रहे हैं, तो वहीं से तो बैंकों की लोन बुक ग्रो कर रही है ना। अब जो बड़े टिकट साइज वाले लोन्स होते हैं वो कोई आपका मेरे जैसा कोई होम बायर तो नहीं लेता है। कितना ले लेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ मैक्सिमम, 15 करोड़, 20 करोड़, कितना ले लेगा? 50 करोड़। जो 400, 500, 1000 करोड़ के लोन्स हैं वो तो कॉर्पोरेट्स ही लेते हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका योगदान नहीं है आपके मेरे जैसे या जो दर्शक है उनका, लेकिन एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट्स जो टिकट साइज होता है ना बहुत छोटा होता है। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बैंकों की जो लोन ग्रोथ है वो कॉर्पोरेट से ही ड्राइव होती है ज़्यादा करके। तो वो बता रही है कि कॉर्पोरेट्स ज़्यादा लोन ले रहे हैं, इसी वजह से इनकी जो लोन ग्रोथ है वो 10% से ज़्यादा या फिर डबल डिजिट में है। दूसरा केपेक्स, चाहे आप सरकारी केपेक्स की बात करें या फिर जो प्राइवेट कंपनीज है, दोनों के केपेक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सरकार की ओर से बहुत बड़ा इंपेटस है, सरकार खुद बढ़ चढ़ कर निवेश कर रही है, कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है या फिर पूंजीगत निवेश कर रही है। तो उसी का जो इम्पैक्ट है वो अब जो निजी कंपनियां हैं उनके केपेक्स में भी साफ तौर पर नज़र आने लगा है। तो जो छोटी मझोली कंपनियाँ होती है ना रोहित भाई जी, इनमें अगर आप देखेंगे ना तो जो घरेलू खपत है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, इससे इनका सीधा सरोकार होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये डोमेस्टिकली ड्रिवन कंपनीज होती हैं। एक्सपोर्ट करती हैं कुछ इंडिया कंपनी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है ना उससे इनका बहुत ज़्यादा सरोकार होता है। खास तौर पे आप देखिए घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो ज़्यादातर जो घरेलू कंपनियां उनसे ही है। अब कोई L&T रोड बनाएगी, कोई IRB इंफ्रा रोड बनाएगी, लेकिन उसमें जो एंसिलरी काम है, जैसे आप रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लीजिए। अगर मुझे सही याद है, मैं अगर सही पढ़ा हूँ कहीं पे, 180 या 200 अलाइड सेक्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट से ही चलते हैं, छोटे छोटे। बड़ी बात है एक्चुअली। 180 से 200 सेक्टर ऐसे हैं, अलाइड सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जो केवल रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनका धंधा उसी से चलता है। तो वो जो तबका है ना, छोटे मझोले जो वहीं से निकल के सामने आते हैं। अब वो कोई तार बनाने वाली कंपनी है, कोई पंखे का बॉक्स बनाने वाला है, कोई सरिया बनाने वाला है, कोई रेता देने वाला है, कोई फट्टे बनाने वाला है, कुछ भी है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं विच ड्राइव्स द एंटायर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। तो वो हिसाब से एक तो आपका घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है देश में, उससे आपके जो छोटा मझोला
तबका है ना आपका, जो मिड कैप स्मॉल कैप वाला तबका है, वो काफ़ी ज़्यादा सरोकार रखता है। तो जो कहते हैं ना कि एक आपकी जो गहराई में जाकर देखेंगे तो जो नीचे सपोर्ट दिया होता है वो छोटे मझोले स्टॉक्स नहीं या छोटी मझोली कंपनियों ने दिया होता है। बॉटम ऑफ द पिरामिड वही कामकाज करते हैं ज़्यादा। हमारे सामने बड़ी कंपनी आती है जी, L&T ने रोड बना दी जी, लिखा हुआ आता है, कोई NHAI बनाएगी या फिर L&T बनाएगी या फिर कोई IRB इंफ्रा या कोई ऐसी वेल्सपन जैसी कंपनी कोई बनाएगी, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट बहुत होता है और भी जो एंसिलरी काम होते हैं वो छोटी मझोली कंपनियां ही करती हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ केवल एक रोड का आपको जी, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्यों डोमेस्टिकली ड्रिवन की जब हम बात करते हैं, खपत की बात करते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें छोटे मझोले तबके का क्या सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल बारीकी से सर ने ये चीज़ सामने रखी है आपके, और डेफिनेटली अब ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बड़े टाइकून और जो दिखाई देते हैं, जिनका नाम बोर्ड पे एक्चुअली दिखाई देता है, उसके पीछे कितने लोगों का और कितने छोटे छोटे कंपनियों का हाथ होता है, ये आप शायद अंदाज़ा भी ना लगा पा। अगर हम गिनने बैठे तो शायद बहुत मुश्किल पड़ेगा सर, क्योंकि अभी आप शुरुआत से लेकर और अब तक हम ये बात कर रहे हैं कि पिछले 7 दिन से ही, लास्ट वीक से, मतलब पूरा एक हफ्ता निकल गया, इस पूरे 7 दिन में छोटे मझोले शेयरों का दमखम देखने को मिला है। पर ये जो तेज़ी इनमें दिख रही है, जो इन्होंने दमखम बनाए रखा है, ये कितनी टिकाऊ लग रही है? आगे भी इनमें विश्वास करना है? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल और बहुत ही वाजिब सा सवाल है ये। हर कोई यही जानना चाहता है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी तो यही है कि चल गए 7 दिन, अब आप आके बता रहे पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्या मतलब इस चीज़ का डायग्नोस करके बताइए ना, पहले बताइए जी। अब पहले बताने वाली बात इसमें यह है कि हाँ, ये तेज़ी टिकाऊ है। अब ये नहीं है कि ये चलती ही जाएगी, ठहराव आता है मार्केट में, ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर नीचे होता है, हेल्दी करेक्शंस बाजार में आते रहते हैं, लेकिन टिकाऊ का मतलब ये है कि दिस इज गोना स्टे फॉर लॉन्ग, लंबी चलने वाली है। और उसके पीछे रीजंस क्या हैं? देखिए, अब क्या हो रहा है कि FIIs DIIs की खरीदारी जो है ना, वो इनमें बढ़ती हुई नजर आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप में। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप्स के बियॉन्ड अगर आप देखेंगे, FIIs अब बढ़ने लगे हैं, अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स को आइडेंटिफाई करने लगे हैं, वहाँ पे भी FIIs का पैसा आने लगा, मतलब उनकी जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, छोटे मझोले शेयरों में बढ़ने लगी है। DIIs जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, जो आप और मैं हमारे दर्शक SIP करते हैं, जो पैसा पहुंचता है, ऑन एन एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास DIIs लगा सकते हैं रोज। इतना पैसा उनके पास पहुंच रहा है, जो SIP का पैसा पहुंच रहा है। 60-65 हज़ार करोड़ रुपए की SIP हो रही है महीने की ऑलमोस्ट। 26,000 करोड़, मेरे को नंबर एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए रफली, एक दिन हम डिस्कशन कर रहे थे, नंबर ये आ रहा था कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास रोजाना FDIs निवेश कर सकते हैं। तो वो जो फ्लो आ रहा है, अब वो पूरा लार्ज कैप में तो नहीं जाएगा ना, ये लार्ज कैप में जा चुका है, तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप की तो बारी आएगी ना। एग्जैक्टली। तो एक तरफ FIIs अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, छोटे मझोलों पे भी पहुंच रहे हैं, और DIIs का पैसा लगातार आ रहा है। तो अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप तो म्यूचुअल फंड्स को चुनना तो बाखूबी आता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर दूसरी बात आप देखिए, जो घरेलू संस्थागत निवेशकों के निवेश में अगर आप देखेंगे, स्थिरता आ रही है, स्टडीनेस आ रही है। जैसे मैंने कहा, कुछ चुनिंदा ऐसे अहम सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, यानी कि नतीजों में सुधार देखने को मिल रहा है। तो उससे भी मिड कैप स्मॉल कैप की जो तेज़ी है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। कौन से, अगर आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो कैपिटल गुड्स हुआ, फाइनेंशियल्स हुए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इनसे जुड़ी हुई कुछ कंपनीज के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं पिछले कुछ, अगर आप 1-2 तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे, तो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, उससे कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप की जो अप ट्रेंड है, या फिर शेयरों में जो तेज़ी है, वो बुनियादी अप ट्रेंड कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। तो आपकी जो ग्रोथ स्टोरी है, अगर वो इंटैक्ट है, तो छोटे मझोले शेयरों की तेज़ी भी इंटैक्ट है। आंसर यही है इस बात का। तो जब तक आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप की तेज़ी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद फिरिए, हाथ रख दीजिए, वो चल जाएगा। बिल्कुल, फंडामेंटल्स तो आपको देखने ही हैं, अच्छी कंपनियां चुनने का तरीका वही रहेगा, लेकिन अच्छी कंपनियों में, गत की कंपनियों में, या फिर जो अच्छे फाइनेंशियल्स वाली हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, वैल्यूशंस अच्छे हैं, जिनके रेवेन्यूज अच्छे बढ़ रहे हैं, मुनाफा अच्छा हो रहा है, उन कंपनियों में जब तक भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तब तक उनकी भी तेज़ी जारी रहेगी। बिल्कुल, ये एक तरीके से इसे आप डिस्क्लेमर भी समझ लीजिए, सर ने अपनी तरफ से जो ऐड ऑन कर भी दिया है चीज़ों में, कि भाई टेक्निकल फंडामेंटल्स, कंपनी का हिसाब किताब पूरा समझने के बाद आप इन चीज़ों में आगे बढ़ें। डेफिनेटली ये तेज़ी आ रही है, पीछे से दिख रही है, चल रही है, और आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। मिड और स्मॉल कैप में लोग SIP धड़ल्ले से कर भी रहे हैं, लेकिन
उसमें पूरा फोकस करके ही निवेश करना, ये हमारी तरफ से सलाह रहेगी, क्योंकि हम कह दें कि आप कर दें फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बिलीवर हैं, हाँ, तो आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप है, बशर्ते थोड़ा सा रिस्क आप ले सकें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिए। यस, तो डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, प्लस आप अपने एडवाइस तो आपके ऊपर है, वो तो लेना पड़ेगा, तभी काम आगे बढ़ेगा। तो खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों के साथ साथ मुझे भी बहुत अच्छी सी चीज़ें समझा दी इसके लिए। और आप सवाल पूछते हैं ना, मेरे अंदर ऊर्जा आती है, मुझे भी पढ़ के आने का ऐसे चीज़ें देख के आने का मन करता है कि हाँ कुछ अच्छा बताया जाए। आपके सवाल बड़े इनोवेटिव होते हैं। नहीं सर, सब आप ही से सीख रहे हैं, सब आप ही से आ रहा है और आप ही तक वापस जा रहा है। और सारा काम वैसे मेन दर्शक कर रहे हैं हमारे, क्योंकि वो हमें अपना समय दे रहे हैं कीमती, ताकि हम जो कुछ बना रहे हैं या सोच रहे हैं वो इन तक पहुंचा सकें और बेहतर पहुंचा सकें। और अब तो हम प्राइम कंटेंट भी बना रहे हैं एक्सक्लूसिवली। अब एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए एक प्राइम हम शुरू कर चुके हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं सर, जो कि अच्छी बात है। 250 के आसपास नंबर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एक हफ्ते के अंदर। दैट्स अ ग्रेट नंबर। वो ठीक है, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, बट ये इतनी जल्दी हमारे लिए ये भी बड़ी अचीवमेंट है फिलहाल के लिए। तो खैर आज का ये मुद्दा यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर हम दोबारा किसी नई चर्चा के लिए जुड़ेंगे आपसे, फिर मिलेंगे ऐसी। हम तो सर और मैं आते रहते हैं रोज़ाना ही कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर, लेकिन फिलहाल आज का जो ये मुद्दा है इतना ही रखते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।